है जिसको आप एक बार खुद ही अगर आप रीड कर सकते हो तो जल्दी से रीड करें, उसका आंसर भी उसके साथ ही जस्ट नीचे एसोसिएट है, तो एक बार इसको फॉलो करें प्लीज। जैसे परचेज ऑफ इंपोर्टेड WTA का मतलब फुल फॉर्म होता है व्हील टायर एंड एक्सेल। जो व्हील समझते हैं, व्हील टायर एक्सेल, ये सारे परचेज जो है वो इंपोर्ट किया जाता है कई बार बाहर दूसरी कंट्रीज से। वो कौन हैंडल करता है? तो अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि RWF करता है, ICF करता है, जोनल रेलवे करती है या रेलवे बोर्ड? तो आंसर है रेलवे बोर्ड। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है टाइम इलैप्स फ्रॉम द डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ नीड ऑफ इक्विपमेंट टू द फिजिकल रिसीट ऑफ द मटेरियल इज टर्म्ड एज। एक और चीज है, जैसे मान लीजिए आज मुझे किसी चीज की जरूरत हुई, आज मुझे सपोज कंप्यूटर पेपर की जरूरत हुई, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, और आज मैंने इंडेंट किया, आज मैंने स्टोर को बताया आज, और उसके बाद स्टोर ने परचेज किया और मुझे 10 दिन बाद वो मटेरियल मिला। तो ये जो आज से 10 दिन समय बीता, ठीक है, ये क्या होगा? इसको हम बोलते हैं लीड टाइम। तो उसी के लिए उस लीड टाइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, टाइम इलैप्स्ड फ्रॉम डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ नीड ऑफ द इक्विपमेंट टू द फिजिकल रिसीट ऑफ द मटेरियल इज टर्म्ड एज, वो है लीड टाइम। ठीक है। तो आपको मटेरियल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे आने वाले फ्यूचर में 20 दिनों के बाद एक पर्टिकुलर कोई चीज है जिसकी जरूरत पड़ेगी, तो उसके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आज से ही आप शुरुआत कर दें। तो 20 दिन बाद आपको जरूरत होगी, तो भाई 20 दिन बाद अगर वो मटेरियल आपके पास चाहिए तो उसका रिक्रूटमेंट आपको आज से ही करना होगा। ठीक है। एडवांस में, वेल इन एडवांस आपको प्लानिंग करके लीड टाइम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आपको ऑर्डर्स पहले ही प्लेस करने होंगे, रिक्रूटमेंट पहले ही बनाना पड़ेगा। दैट्स इट। ओके। अगला क्वेश्चन है स्टॉक विच प्रोवाइड फॉर एन इमरजेंसी इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय सप्लायर एंड ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ फ्लैक्चुएशन ऑफ कंजम्पशन इन कंजम्पशन इज नोन एज। अच्छा, एक और बात है, नॉर्मली जो स्टोर होता है वो क्या करता है, किसी भी आइटम की परचेज की प्लानिंग चलती है कि 3 महीने में बाद उसको कितना चाहिए, 6 महीने के बाद कितना चाहिए, 1 साल के बाद कितना मटेरियल चाहिए। तो एक पूरी साइकिल होती, परचेज साइकिल। तो वो अगले अगले कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए जो मटेरियल मंगाता है, तो किन किन बातों का ध्यान रखता है? वो ये ध्यान रखता है कि मान लो कि अभी मेरे पास जो स्टॉक है ये पूरा का पूरा खत्म हो जाए, ठीक है, साथ में मान लो अगले 2 महीने, उस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बियॉन्ड 2 महीने मटेरियल ना आ पाए, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाए, अगला कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाए, उन सब को कंसीडर करते हुए मान लो उसको 100 नग की जरूरत है अपने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में, तो वो थोड़ा ज्यादा 120 नग, 130 नग या 140 नग भी ऑर्डर कर सकता है। ठीक है। सेफ्टी और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कि भाई हो सकता है अगला कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो थोड़ा फेल हो जाए, डिले हो जाए, तो उस स्टॉक को हम बफर स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में जरूरत है 100 की जरूरत है तो वो 120 मंगवाएगा, तो 20 जो होता है वो बफर स्टॉक कहलाता है। ठीक है, थोड़ा हायर साइड जाके। ठीक है, तो बफर स्टॉक समझ लेना क्या है। अगला, मनी अलॉटेड टू परचेज ऑफ स्टॉक आइटम्स इज कॉल्ड। स्टॉक आइटम को जो के परचेज के लिए जो मनी अलॉट होता है कौन करता है? रेलवे बोर्ड करती है। ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं परचेज ग्रांट। ध्यान रखना, नाम है उसका परचेज ग्रांट। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, डिस्प्ले बहुत छोटा दिख रहा है। अब बताएं।
अभी ठीक है सर, ओके सर। ओके ओके, ठीक है। तो जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं। अगला, सॉरी फॉर डिले, अगला क्वेश्चन है कि द डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट अलॉटमेंट मेड टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इज कंटेन्ड इन, किसमें उसको रखा जाता है? वो है आपकी पिंक बुक। पिंक बुक एक बुक होती है, ठीक है, जिसमें पूरा हमारा जो अगले साल क्या होना है, कैसे होना है, और पिंक बुक में उस प्रोजेक्ट को रखा जाता है, और पिंक बुक के बाद ही वो रियलाइजेशन के लिए उसको भेजा जाता है, ठीक है। तो ये डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट अलॉटमेंट मेड इन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इज कंटेन्ड इन पिंक बुक। इन केस ऑफ रेट कॉन्ट्रैक्ट, जब रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या उसमें रेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? इसमें बी सही है। बी में क्या होता है? ओनली रेट इज स्टिपुलेटेड, रेट को हम फिक्स करते हैं, ठीक है। बाकी क्या क्या नहीं फिक्स होता है कि आपको अहमदाबाद में मटेरियल सप्लाई करना है, या वडोदरा में करना है, या सूरत में करना है, या राजकोट में करना है, ये जगह नहीं बताया जाता है। केवल रेट बता दिया जाता है कोई आपको पूरे साल इस रेट पर आपको मतलब आइटम भेजना है। तो रेट कॉन्ट्रैक्ट में केवल और केवल रेट स्टिपुलेटेड होता है, बाकी कुछ नहीं। Which among the following is not a materials inspection agency? कौन सी ऐसी है जो मटेरियल इंस्पेक्शन एजेंसी नहीं है? वो है सी, IRTS कुछ है। बाकी राइट्स है, DOI है, RDSO है, सब मटेरियल को इंस्पेक्ट करके भेजती है हमारे पास, ठीक है। रेलवे की सारी एजेंसीज हैं। सर DOI मतलब डिपार्टमेंट ऑफ ये कुछ है, इंस्पेक्शन से रिलेटेड है। एक ही मिनट, DOI जो है अभी तो सारा सब राइट्स हो गया। मुझे लगता है, एक मिनट, DOI बताता हूँ। ये मुझे लगता है एविएशन वगैरह में ये है, इनका ज़्यादा यूज होता होगा। DOI है डायरेक्टर्स ऑफ इंस्पेक्शन, डायरेक्टर्स ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। ये दूसरे जो रेलवे में इसका ज़्यादा यूज नहीं है, ठीक है ना, दूसरे डिपार्टमेंट में इनका ज़्यादा यूज है, सरकारी डिपार्टमेंट में। अगला क्वेश्चन है, एज पर IRS कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर द डेट ऑफ रिसीट ऑफ मटेरियल इन विच मटेरियल प्री इंस्पेक्टेड एट द फर्म्स प्रीमाइसेस कैन बी रिजेक्टेड एट कंसाइनिंग एंड इफ फाउंड अनसूटेबल। तो 90 दिन उसका पीरियड है, ठीक है। कितना मैक्सिमम पीरियड आप ले सकते हैं जिसमें आप प्री इंस्पेक्टेड मटेरियल को आप रिजेक्ट कर सकते हैं? वो है 90 दिन के अंदर, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, बफर स्टॉक इज ऑल्सो नोन एज सेफ्टी स्टॉक। अभी मैंने बफर के बारे में बताया कि आपको थोड़ा ज़्यादा परचेज कर लेते हैं कि अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाए या मटेरियल सप्लाई में डिले आए तो भी आपका काम रुके नहीं, तो हम थोड़ा आगे जाके परचेज करते हैं, 1-2 महीने के लिए एक्स्ट्रा परचेज करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक। अगला क्वेश्चन इसमें आता है, डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप में बी डन बाय, ठीक है,
सभी तरीके से आप स्क्रैप का डिस्पोजल कर सकते हैं, ऑक्शन के जरिए कर सकते हैं, सेल बाय टेंडर कर सकते हैं, सेल टू अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अंडरटेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है EOQ। एक चीज होती है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ इज द क्वांटिटी एट विच, ये क्या होती है? एट विच, आंसर इसका है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। जो इन्वेंट्री है जो आपके स्टोर में रखा हुआ है उसकी टोटल कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट इज मिनिमम। ठीक है, जो EOQ है इज अ क्वांटिटी एट विच, जिस पर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर करने के लिए बहुत सारा कॉस्ट लगता है, ठीक है, वो मिनिमम हो। ठीक है, अगला है विच इज द सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट टू बी फॉलोड फॉर रिक्रूपिंग इमरजेंसी स्टोर। अगर इमरजेंसी स्टोर है तो उसके लिए, ठीक है, क्या है रिक्रूटमेंट का तरीका, तो उसके लिए हम फॉलो करते हैं बेस स्टॉक। बेस स्टॉक मिनिमम स्टॉक आपको मेंटेन करना, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, इन ABC एनालिसिस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ABC एनालिसिस विच आइटम आर गिवन मोर अटेंशन फ्रॉम इन्वेंट्री कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू। इन्वेंट्री कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं? तो नेचुरल सी बात है, ए कैटेगरी आइटम। विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस गिव्स मोर अटेंशन टू द सर्विस लेवल। सर्विस लेवल पर हम किसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं? वो होता है VD। VD का मतलब होता है, VD भी एक एनालिसिस है जैसे ABC है। इसमें है V स्टैंड्स फॉर वाइटल, E वाइटल, और VD में होता है वाइटल, इमरजेंसी और डिजायरेबल, ऐसे कुछ है। ये तीनों आइटम्स को हम VD एनालिसिस में रखते हैं। V स्टैंड्स फॉर वाइटल, और एक ही मिनट, ठीक है, ठीक। ई मतलब एसेंशियल सर। हाँ, E फॉर इसेंशियल। हाँ, वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल। ठीक है, ये तीन। तो VD एनालिसिस हम लोग किस में करते हैं? जब हम एक तरह से सर्विस लेवल पर, सेटिस्फैक्शन लेवल पर काम करते हैं कि भाई हाँ सर्विसेज सब अच्छी चल रही हैं, तो उसकी हम VD एनालिसिस करते हैं, इसेंशियल, वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल। ठीक है, अगला है सरप्लस आइटम। सरप्लस आइटम में क्या है, किसको बोलेंगे? हमने देखा था, पढ़ा था, आइटम नॉट मूव्ड फ्रॉम 24 मंथ, 24 महीने से जो मूव नहीं हुआ है उसको हम इसमें रखेंगे, सरप्लस आइटम की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो बस फ्रॉम स्टोर साइड आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है,